मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोरिलेशन फाइंड आउट करने के कुछ मेथड हैं। पहला मेथड था ग्राफिक मेथड, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। ग्राफिक मेथड में कोरिलेशन जब टू वेरीज का फाइंड आउट करते हैं तो ग्राफ पे चित्र बनाकर निकालते हैं, या फिर हम सेक्टर डायग्राम जिसे डॉट डायग्राम कहते हैं उसके आधार पर हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि हाउ इज़ द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरीज। तो इस प्रकार से हमने ग्राफिक मेथड में किस प्रकार से हायर कोरिलेशन है, मॉडरेट है या लो है, इसके बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको मैथमेटिकल मेथड बता रही हूँ। कार्ल पियर्सन मेथड सबसे पहला है, फिर सेकंड मेथड है स्पेरिमेंट रैंक मेथड है, फिर आपको आता है कॉन्करेंट डिवीजन मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। हम सबसे पहले कार्ल पियर्सन मेथड शुरू कर रहे हैं। कार्ल पियर्सन मेथड के अंतर्गत जो आपको दिया हुआ है वह आपके डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला जो दिया हुआ है, हालांकि मैंने कल वीडियो में फार्मूले भी लिख दिए थे और आपको बता दिए थे। तो वह फार्मूला है आर इज़ द सिंबल ऑफ कोरिलेशन। आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, या फिर इसका दूसरा फार्मूला भी हम कह सकते हैं कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन वाई, और या फिर लास्ट वाला एक फार्मूला और बन जाता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन वाई। आप इन तीनों में से जो भी चाहें वह अप्लाई करके डायरेक्ट मेथड से कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकती हैं। तो इसमें ये बस ये ध्यान रखिएगा कि चाहे आप सेकंड फार्मूला अप्लाई करो चाहे थर्ड फार्मूला अप्लाई करो, सबसे पहले जो आपको एक्स निकालना होगा, एक्स बार जो निकालना होगा वह डायरेक्ट मेथड से निकालना, और डायरेक्ट मेथड से एक्स बार निकाल करके हम स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं, और एक्स वाई जो भी है वह सारी चीज़ें कैलकुलेट जो कि मैंने आपको पिछले 3 चैप्टर में समझाई हैं उस प्रकार से आपको निकालनी पड़ेगी। वैसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊँगी अभी। फिर आपको दे रहा है अगर आपको इंडिविजुअल मेथड में डायरेक्ट मेथड फॉलो करना है, हालांकि ये पीछे पेज पे भी आ गया है। और अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपको किस प्रकार से निकालना है। तो फार्मूला आपके पास दिया हुआ है और वह फार्मूला इसमें दे रहा है आर इजिकल टू समेशन एक्स वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स एन स्टैंडर्ड डिवीजन वाई। अब आप लोग देखिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये फार्मूला लगाते हो तो सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा डायरेक्ट मेथड से। अगले पेज पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दे रहा है एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ दोनों के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से एज ऑफ हस्बैंड का मीन निकालेंगे जो आपको दिया हुआ है 25, और वाई मतलब वाइफ्स का मीन निकालेंगे तो वह दे रहा है 17। तो 17 एक्स बार हो गया, उसके आधार पे डिवीजन निकालने हैं, और 25 भी आपका हो गया एक्स के मतलब एज ऑफ हस्बैंड के लिए मीन हो गया 25 और एज ऑफ वाइफ के लिए हो गया मीन 17। दोनों के आधार पर आपको डिवीजन निकालने और डिवीजन का होल स्क्वायर करना है। डिवीजन का होल स्क्वायर क्यों करना है? क्योंकि हमको डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला बनता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो आप लोग कैलकुलेशन एनालिटिक टेबल में कर चुकी हैं और इसके आधार पर आपने मीन निकाल दिया। तो 25 स्टैंडर्ड डिवीजन के अगर एक्स स्क्वायर की टोटल देखें तो 488 अपॉन 12, इसका अंडर रूट बन गया ये 6.38। इसी प्रकार से y का निकाल लिया, और तो आपको रिलेशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो और वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अब आपको एक नई चीज़ जो आई है सामने, सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई का मीनिंग होता है जो आपने डिवीजन निकाले हैं x के और y के, और जैसे आप लोगों को दे रहा है 0 और 1, फिर -3 और -2, फिर 3 और 3। तो आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। व्हेन सिंबल इज बोथ पॉजिटिव देन ओवर एक्स वाई इज पॉजिटिव, व्हेन both symbol are both negative then our answer x y are also positive. Whenever one symbol minus and one symbol plus then our x y value come in माइनस, मतलब ये माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखिएगा। यदि डी एक्स एक्स और डी एक्स वाई
दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आंसर आएगा। dx x और dx y दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस का आंसर आएगा। dx माइनस का है और dy प्लस का है तो माइनस आंसर आएंगे। इसी प्रकार से dx प्लस का है और dy माइनस का है तो माइनस का है। तो इस प्रकार से हमारी सिग्मा एक्स वाई की आंसर आ गया 186 और वैल्यू पुट करने पर हमारा को रिलेशन आया 0.93। तो कहने का मतलब है कि ये हायर कोरिलेशन है। हायर कोरिलेशन माना आप ये देखो कि जब कभी हस्बैंड और वाइफ की शादियां होती हैं या दोनों की जोड़ी देखी जाती है तो नियर अबाउट एज को लेकर के शादियां होती है, तो इनमें एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ हायर कोरिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखो दिया है। इसके बाद में आप लोगों को ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ रही हूँ और इलस्ट्रेशन नंबर 6 से पहले आपको एक हेडिंग मिला है। उसमें कह रहा है कि यदि हम है ना स्क्वायर वैल्यू के आधार पर कोरिलेशन निकालना चाहे। हेडिंग आपको दे रहा है कंप्यूटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्क्वायर ऑफ वैल्यू। जब स्क्वायर ऑफ वैल्यू होगा तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा R इजिकल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस ब्रैकेट x क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट सिग्मा y और अपॉन अंडर रूट कर दीजिए n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, फिर n अंडर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट करके सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो आपको जो x और y की वैल्यू जो दी हुई हैं उनको आपको होल स्क्वायर बनाना है और x और y को गुणा करना है और तो आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी और केवल आपको फॉर्मूले में पुट करना है और पुट करके आप इजी वे में आंसर निकाल सकती हैं। लॉग करने की ज़रूरत नहीं है, केवल वैल्यू पुट कर दीजिए और डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकती हैं। अब अगला मेथड आ रहा है आपको शॉर्टकट मेथड। मतलब आपके 3 प्रकार के मेथड हो गए काल पियर्सन में, डायरेक्ट मेथड, स्क्वायर वैल्यू मेथड और शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है जो सबसे लास्ट वन जो दिया हुआ 3rd नंबर, आप उसी को अप्लाई कीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाइड करके थर्ड वाला बनाया गया है। तो थर्ड फार्मूला जो दिया हुआ है सिग्मा डी एक्स डी वाई डॉट एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स डॉट सिग्मा डी वाई का ब्रैकेट क्लोज अपॉन अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डॉट एन माइनस ब्रैकेट्स डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर ये चीज़ आपके डी एक्स की ख़त्म हो गई, फिर डी वाई की अलग से करनी है, वह भी अलग से अंडर रूट में, और इसी प्रकार से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसी का संबंध में आपको मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर आपकी 9 है और 9 में आपको ये दे रहा है कि एज ऑफ कैंडिडेट एंड परसेंटेज ऑफ फेलियर्स दिया हुआ है आपको। तो आपको पूछा क्या गया है ये विशेष ध्यान रखना। आपको दे रहा है कि कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड फेलियर्स। तो जब एज कंटिन्यूस सीरीज में दी हुई है, मतलब हमारे पास हमारा क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कंटिन्यूस सीरीज, तो ऐसी स्थिति में पहले इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और मिड वैल्यू को x बना देना है और y परसेंटेज ऑफ फेलियर को बनाना है। और इनडायरेक्ट मेथड है तो हमें मीन, डायरेक्ट मेथड से मीन नहीं निकालना है। आप मिड वैल्यू में से कोई भी एज्यूम मीन ले सकती हैं और y में से भी कोई भी एज्यूम मीन ले लीजिए। तो x में एज्यूम मीन लिए 17.5 और एज्यूम मीन के आधार पर आपके x निकाल लिए हैं, फिर x का स्क्वायर करना है। ऐसे ही एज्यूम y निकाल 40 मान लिया है, 40 के आधार पे y स्क्वायर और x y की कैलकुलेशन वही जो आपने पहले dx और dy निकाला था, वैसे ही x और y जो दी हुई है -4 -1 का मल्टीपल कर दीजिए, -3 -1 का मल्टीपल कर दीजिए, -2 3 का मल्टीपल कर दीजिए। तो यहाँ सिंबल जो आंसर आएगा उसमें सिंबल माइनस और प्लस के हो सकते हैं और ये आपको फॉर्मूला पुट करना है तो आपका कोरिलेशन आ जाएगा। और कोरिलेशन जैसे आपका आंसर आ रहा है 0.6868, तो ये मॉडरेट डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कैसे? क्योंकि ये प्लस में आंसर आया है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मैंने अगला ही दिया है, इसमें ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रही हूँ। इसमें आपको कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड दोज हु are wholly or partially blind among them. Find the if there is any relation between blindness and age. आपको ये कह रहा है कि एज दी हुई है और कुछ पॉपुलेशन दी हुई है, उसमें नंबर ऑफ ब्लाइंड दे रहा है।
तो आपको ये क्वेश्चन में हेडिंग में देखना है कि किस किस के बीच में आपको कोरिलेशन निकालना है। तो कोरिलेशन केवल ब्लाइंड में नहीं निकालना है, कोई केवल पॉपुलेशन में नहीं निकालना है, आपको एज एंड ब्लाइंडनेस में निकालना है। तो ब्लाइंडनेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 के आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और एज को हम एक्स वेरी बना देंगे और ब्लाइंडनेस को हम वाई वेरी बना देंगे। तो ये आपको वर्किंग नोट भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपके सामने। जैसे केवल 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं कि 100% माना इन थाउजेंड्स में, और उसमें जैसे हम ये कहें कि 1 लाख में 55 ब्लाइंड है, तो ब्लाइंडनेस कितनी हो गई 100 के आधार पर 55, और इस प्रकार से 60,000 के आधार पे 40 ब्लाइंड है तो ब्लाइंडनेस हो गई 67। तो इस प्रकार से आपको ब्लाइंडनेस निकालनी है। तो ये वाई आ गई, और वही अब आपके पास मिड वैल्यू हो गई एज और ब्लाइंडनेस आपकी हो गया। मिड वैल्यू को हम एक्स मान लीजिए, और जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही क्वेश्चन करना है। और इसके बाद में आपके पास कुछ वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आएंगे। वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है जब एक साथ में 2 प्रकार के आपको फ्रीक्वेंसी एक साथ में दे दी जाए, जैसे मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंट्स। अब नंबर और स्टूडेंट तो सेम है, उसके अकाउंट्स में इतने नंबर है और इकोनॉमिक्स में इतने नंबर है, तो ये वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन हो जाता है। ये सबसे पहले मैंने क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, न्यूमेरिकल भी करवाया, और वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया, क्योंकि एग्जाम में आता है, आप ध्यान से पढ़िएगा। अब वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी के संबंध में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको हमेशा एक पिजन हाउस, एक एनालिटिक टेबल के आधार पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी का तो आपको पता ही है कि इस प्रकार से एनालिटिक टेबल में क्वेश्चन मिलता है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैं नेक्स्ट टाइम इसी चीज़ को सेकंड वीडियो में समझाऊंगी अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।